आप सभी का हमारी संस्था कैरियर कैंपस में स्वागत है। आज जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसका स्टार्टिंग है। आज फिर से वीडियो के साथ हम आप लोगों के मध्य प्रेजेंट है और आज स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष है। देखिए लौह पुरुष, तो ये आधुनिक भारत से हमारे एक महान व्यक्ति के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर, जिसमें थर्ड नंबर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका ये करेक्ट आंसर होगा। यदि बात हम करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, देखिए इनके बारे में कई सारी जो क्वेश्चन है इनसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इनके जन्म दिवस जो कि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भारत जब स्वतंत्र होता है 1947 में, तो उसके बाद भारतीय जो क्षेत्र है वह अपने आप में ही एक सम्मिलित देश के रूप में नहीं था, बल्कि कई सारे क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों के रजवाड़ों में बटा हुआ था। लगभग 562 रजवाड़े के अंतर्गत ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था और उनको एकीकृत करने का जो दायित्व सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और यह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही उपलब्धि है, कूटनीतिक विचार और इनकी अपनी योग्यता, जिनके बदौलत पूरा भारत एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया गया। तो ये उपलब्धि भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ये साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में एक आता है बारदोली सत्याग्रह। ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये बारदोली सत्याग्रह जो होता है ये 1928, यानी कि उन बात जो हुआ उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही करते हैं, जो कि गुजरात का यह क्षेत्र है बारदोली। यहाँ पर जो कुछ किसान लोग थे उन पर टैक्स जो थे ब्रिटिश ने बढ़ा दिया था, जिनके विरुद्ध आंदोलन हुआ और के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे। और हुआ क्या कि इस आंदोलन में वहां की जो महिलाओं की विशेष भूमिका रहा बारदोली सत्याग्रह के टाइम में, तो उसमें सरदार जी को सरदार की उपाधि देने का जो कार्य किया गया, इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली। तो ये रहा हमारा सरदार पटेल जी से संबंधित। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और यह लगभग भारत के सबसे लंबे टाइम यानी 17 वर्षों तक ले भारत में ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये 1947 से लेकर के 1964 तक ले ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और इनकी कई सारे उपलब्धि है। इसमें इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। साथ ही ये जो पंचशील समझौता जो कि चाइना के साथ हुआ, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही योगदान रहा चाइना के साथ। तो भारत का जो गुट निरपेक्ष नीति विदेश नीति है, इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही भूमिका है। तो ये सारी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफी इम्पोर्टेंट रहा। और साथ ही इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये इनकी पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगर हम इसमें देखते पंडित अंबेडकर जी, ये बाबा साहब भीम अम्बेडकर, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारतीय संविधान निर्माण हुआ तो इसमें संविधान के निर्माण में ड्राफ्टिंग कमेटी जो था उसके ये अध्यक्ष रहते हैं अंबेडकर जी। और भारतीय संविधान के जनक के
तौर पर भी इन्हें जाना जाता है, अंबेडकर जी को। तो ये सारा रहा और इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुगल वंश से। किस सम्राट ने दीन ए इलाही की स्थापना की? तो ये दीन ए इलाही की स्थापना पूछा जा रहा है कि किसने किया। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखते हैं कि इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 यानी अकबर, जो कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है। और यह कब होता है? तो ये 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने का जो कार्यभार या जो नाम आता है जिनका, वो थे अकबर, जिसे अकबर महान भी कहते हैं, जो कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के वंशज थे, पोता थे, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, तो अकबर थे। और इसने ही इलाही संबत जो कि 1583 में इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने किया। दीन इलाही की स्थापना 1982 में। और सभी धर्मों के लोगों के लिए था, सभी धर्मों का एक नए धर्म के रूप में अकबर, इसमें लगभग 18 मेंबर ही सम्मिलित होते हैं। और इसके साथ में एक हिंदू के तौर पे पंडित के रूप में जो नाम जिनका आता है वह था बिरबल। तो इसमें एक नाम आता है बिरबल, ये याद रखेंगे हम लोग। इसमें पंडित के तौर पे कौन थे? तो बिरबल थे। इसमें 18 मेंबर थे। इसकी स्थापना 1982 में की गई और इसके एक साल बाद इलाही संबत की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया। अब एक दो और बात आती है। अकबर महान था, तो दास प्रथा के बारे में बात आती है। सबसे पहला था 1556 में अकबर ने हेमू के साथ पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा। कि दूसरी लड़ाई किसके साथ? तो हेमू और अकबर। इसके बाद आता है कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में इसने तीर्थकर समाप्त किया, 1563 तीर्थकर। और जजिया को भी समाप्त करने का जो दायित्व, यह नाम आता है कि कौन सा मुगल वंश के शासक था जिन्होंने सबसे पहले जजिया को समाप्त किया था। जजिया एक ऐसा टैक्स था जो कि गैर इस्लाम धर्म के रहने वाले यानी हिंदुओं से जो टैक्स लिया जाता है, धार्मिक एक टैक्स था। जजिया कर को भी समाप्त करने का जो काम किया 64 में अकबर ने ही किया। तो ये रहा कुछ अकबर से जुड़ा हुआ पॉइंट। उसके बाद आता है बाबर। बाबर वह व्यक्ति है जो कि 23 जनवरी 1526 को पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक रहा इब्राहिम लोदी। और पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, यहीं पर वीर गति को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद ही भारतीय क्षेत्रों में मुगल वंश का स्थापना होता है। और भारत में मुगल वंश के संस्थापक के तौर पे बाबर का नाम आता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया। बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहां से उसके युद्ध से संबंधित हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद के घर मर गया। याद रखेंगे एकदम एक लाइन में, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और चांद के घर मर गया। तो इसमें बाबर आया यानी बाबर आएगा, तो कब आएगा? तो पानी यानी पानी से हम याद रखेंगे पानीपत की लड़ाई कब? 1526 में। खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, और यह कब हुआ? तो 1527 में। चांद के घर चंदेरी का युद्ध,
कब हुआ? 1528। घड़ गया, घड़ मतलब घ घाघरा का युद्ध। और मर गया तो कब? ये कब हुआ था? 1529 में। और ये मर गया कब? 1530 में। तो ये बाबर की इतिहास की कहानी युद्ध में खत्म। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद के घर मर गया। याद रखेंगे एकदम। पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की युद्ध, घाघरा की लड़ाई और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखा था बाबरनामा। ये भी याद रखेंगे। तो बाबरनामा का लिखने वाले व्यक्ति थे। बाद में चल करके मुगल वंश के एक और शासक आते हैं जहांगीर, जिसने भी अपनी आत्मकथा, अपनी पुस्तक लिखी है तुझके जहांगीरी, वो एक अलग आ जाएगा फिर वो उस समय। अब आता है ये जहांगीर, यही याद रखेंगे। जहांगीर जो है, हम इसका कार्यकाल अगर बाबर का देखेंगे तो 1526 से 1530, अकबर का देखेंगे तो 1556 से लेकर के 1605, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। अब आते हैं हम औरंगजेब। तो औरंगजेब का आएगा 1558 से लेकर के 1707 तक ले, सॉरी 1658 से लेकर के 1707 तक ले। और ये औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब को किस नाम से जानते हैं? जिंदा पीर के नाम से। और इसी ने दारुल हब का कॉन्सेप्ट दिया था औरंगजेब ने। ये क्या होता है दारुल हब? दारुल हर्ब जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट था कि भारतीय जो क्षेत्र है, भारतीय भूभाग, इसको पूरी तरह से इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना। तो ये कॉन्सेप्ट औरंगजेब का ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर कह रहा है कि ब्लैक होल, ब्लैक होल शब्द का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? देखिए ब्लैक होल, डार्क स्टार जो है, इसके बारे में तो कई सारी कहानियां हैं। देखिए ये क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिससे हो करके किसी भी प्रकार का प्रकाश तक नहीं पार कर सकता है। तो ये है, और यही कहा जा रहा है कि इसका शब्द, ये शब्द को सबसे पहले किस व्यक्ति ने प्रयोग किया था, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था? तो इसमें नाम आता है जॉन व्हीलर का। जॉन व्हीलर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉन व्हीलर। अब आता है बात आइंस्टीन। आइंस्टीन के बारे में क्या है? तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और फोटो इलेक्ट्रिक, जो फोटो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट था, उसको भी इसने, आइंस्टीन ने ही प्रदान किया। और इसी के कारण, इसी उपलब्धि के कारण 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये आइंस्टीन से, और इसी का ये फॉर्मूला है E बराबर mc²। E हो गया एनर्जी, M हो गया मास, C हो जाएगा प्रकाश की गति। तो ये इसका कंसेप्ट, ये समीकरण आइंस्टीन का ही है। उसके बाद आता है स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स जो थे, इन्होंने ही ये जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत में जो बिग बैंग थ्योरी है, इस पर काफी सारा अपना रिसर्च, अपने विचार, अपने चीजों को, मंतव्यों को इन्होंने रखा था। साथ ही ब्लैक होल के बारे में भी इन्होंने अपनी कई सारे कंसेप्ट को क्लियर किया था। उसके बाद आता है न्यूटन। न्यूटन जिसे फिजिक्स के पिता कहते हैं। तो ये रहा हमारा फिजिक्स के पिता। साथ ही इसने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। गुरुत्वाकर्षण के साथ ही इसने गति के 3 नियम प्रदान किए।
कितने नियम? 3 नियम। पहला नियम जो था जिसे जड़त्व की परिभाषा या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हालांकि गैलीलियो के बारे में भी आता है कंसेप्ट की जड़त्व के बारे में, सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है गैलीलियो के द्वारा, लेकिन यही है बल वाला भी आता है इसमें जड़त्व। उसके बाद दूसरा आता है दूसरा नियम जिसमें बल का समीकरण आया, जिसमें F बराबर ma, इसमें बल का परिभाषा, और तीसरा जो आया क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। क्रिया इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी को एक चमेटा देते हैं, अच्छे से सॉलिड गाल फुला देते हैं, तो आपके हाथ में भी दर्द होगा, उसके गाल में भी और आपके हाथ में भी। तो ये क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया वाला जो कंसेप्ट है, तीसरा नियम गति का, ये न्यूटन जी का तीनों नियम रहा। पहला नियम में बल की परिभाषा, दूसरा में बल का समीकरण, तीसरा में प्रतिक्रिया। ये आपका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से है। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर अब बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह भारतीय संविधान को इसीलिए ना जीवंत दस्तावेज कहते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन की गुंजाइश है। भारतीय संविधान एक लचीला भी है और कठोरता को भी धारण किए हुआ है, क्योंकि यह परिवर्तन को स्वीकार करता है। किसके माध्यम से? तो संशोधन के माध्यम से। संशोधन कौन करेगा? तो संविधान में जो संशोधन की बात आएगी कौन करेगा? तो संसद करती है। और यह बात कहाँ लिखा गया है कि भारत में के जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन करने की बात? तो ये आर्टिकल्स 368 यानी 368 में यह कंसेप्ट दिया गया भारत में संविधान के संशोधन करने की। भारत में संविधान को संशोधन करने के जो मेथड है, सिद्धांत है, वो 3 सिद्धांत है। एक तो आता है हमारा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत दूसरा आएगा, और तीसरा आ जाएगा हमारा विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य या आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। तो ये 3 प्रकार के भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियां बताई गई है, और यह तीनों विधि जो संशोधन करने की है यह कहां पर बताया गया है कि कहां से हम लेते हैं भारत संविधान में संशोधन करने की बात? तो आर्टिकल 368। अब बात आता है, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट में दिया है आर्टिकल 352। यह आर्टिकल 352 जो है यह भाग 18 के अंतर्गत जो आपातकाल का उपबंध है, इस आपातकाल के उपबंध के अंतर्गत भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है, जिसमें से पहला आपातकाल हम देखेंगे आर्टिकल 352, दूसरा आ जाएगा हमारा आर्टिकल 356, और तीसरा आर्टिकल होगा हमारा 360। पहला आर्टिकल जो है 352, इसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा है। राष्ट्रीय आपात मतलब कि इस राष्ट्रीय आपात जो होगा ये 3 प्रकार के सिद्धांत के तहत होगा। इसका मतलब है 3 प्रकार के सिद्धांत कि किसी 3 ऐसे घटनाएं
सिचुएशन क्रिएट यदि देश के अंतर्गत होता है या ऐसा 3 कॉन्सेप्ट देखने को जब मिलेगा तभी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। वह क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट है कि युद्ध, यदि युद्ध हो जाएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। दूसरा, यदि भारत पर आक्रमण हो जाएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और तीसरा, यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाता है देश के अंदर तो हमारे भारतीय भूभाग में यानी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये लिखित तौर पे होता है और जब यह होगा तो 1 मंथ के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है और घोषणा के बाद उसके बाद यह फिर से संविधान जो है हमारा संसद, उस संसद के द्वारा संसद जो है यह बिल पास करती है बहुमत के आधार पर और उसके बाद यह 1 महीना से बढ़ा करके 6 मंथ तक ले यह बढ़ाया जाता है। तो ये हमारा रहा आपातकाल। दूसरा आपातकाल के बारे में जो चर्चा आती है वह राजकीय आपातकाल आता है आर्टिकल 356 में। यह राजकीय आपातकाल तब लागू होगा जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन की जो प्रक्रिया है वह सुचारू ढंग से नहीं किया जा रहा होता है, तो वहां पर राजकीय आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत होगा। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। हालांकि इस आर्टिकल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है और इस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार अब तक लागू हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 360 आर्टिकल्स। देखिए ये जो है आर्टिकल 360, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष उपबंध दिया गया था। उसका अपना कंसेप्ट था, अपना संविधान के तौर पे, लेकिन यह 5 अगस्त 2019 को यह समाप्त हो गया, यह आर्टिकल्स निष्क्रिय हो गई। अब ये लास्ट है आर्टिकल 395, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 ही आर्टिकल्स है, क ख जोड़ के आगे बढ़ाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत भारत में कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की बात जब भी आएगी कि इस प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत में कब लाया गया था, तो ये हो जाएगा 1973। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। भारत के क्षेत्रों में जो बाघ है उसके संरक्षण से संबंधित था यह। और बाद में अगर हम देखेंगे कि 1980 में ही यह स्टार्ट हो गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, लेकिन यह एक्टिव नहीं होगा, बल्कि यह 1992 में हाथी संरक्षण के लिए हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया। और यह हम याद रखेंगे कि 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो ये आपका ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब आज का क्लास यहीं तक रहा। नेक्स्ट वीडियो के तो और हम नेक्स्ट डे आते हैं, आप लोगों के मध्य प्रेजेंट होते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इस तरह का तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।